हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के सैम्पल पेपर के सेक्शन बी को। और सेक्शन ए को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने सेक्शन ए वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको चेक कर लेना, क्योंकि वहां पे भी जो है मैंने काफी सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब कि पूरे सेक्शन ए को डिस्कस करा है और सारे ही क्वेश्चंस को जो है मैंने आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करा है कि कोई आंसर आ रहा है तो क्यों आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर भी डिस्प्ले हो सकता है, तो आंसर को देख के आप लोग कंफ्यूज मत होना। देखिए आंसर शीट तो आपको सीबीएसई की साइट पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये एक्सप्लेन कौन करेगा जो आंसर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। देखिए किसी भी प्रोग्राम का कोई आउटपुट आया तो वो क्यों आया और किस तरीके से आया, ये चीज आपको समझना जरूरी है, तभी जो है आप और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 19 से, जिसमें कि पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब कि यहाँ पे दो टर्म्स दे रखे हैं, इनको जो है आपको एक्सपेंड करना है। और एक्सपेंड का मतलब होता है फुल फॉर्म से, कि यहाँ पे बेसिकली आपको इनकी फुल फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पे दे रखा है POP3 एंड URL। तो इनकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो है आपकी फुल फॉर्म हो जाएंगी। और देखिए जो फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आती हैं वो ज़्यादातर नेटवर्किंग वाले चैप्टर से ही आती हैं। तो नेटवर्किंग वाले चैप्टर में जितनी भी फुल फॉर्म दे रखी है वो सारी की सारी आप याद कर लेना, जिससे कि 1 या 2 नंबर में फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बी पार्ट की। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में आपको फुल फॉर्म लिखनी थी और दूसरे पार्ट में बोला है गिव डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। जो XML होता है और जो HTML होता है इनमें आपको डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंसेस की। देखिए यहाँ पे जो है पहले वाले का मैंने आपको आंसर बता दिया। POP3 की फुल फॉर्म थी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, 3 आप ऐसे लिख देंगे। और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब अगर हम बात करें HTML और XML में डिफरेंस की, तो देखिए जो HTML होते हैं इसमें क्या होते हैं, प्रीडिफाइंड टैग होते हैं, जबकि जो XML होता है इसमें आपके प्रीडिफाइंड टैग नहीं होते हैं। इसमें आप जो है अपने खुद के टैग क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो HTML होता है इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, स्टैटिक वेब पेज को डेवलप करते हैं। देखिए 2 टाइप के वेब पेज होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो जो HTML है वो मेनली स्टैटिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। और साथ ही साथ जो HTML है इसका मेन फोकस रहता है कि वेब पेज पर डेटा किस तरीके से डिस्प्ले होगा, वो किस तरीके से दिखेगा, इस चीज पर ज्यादा फोकस रहता है। जबकि XML की अगर हम बात करें तो इसका यूज होता है डायनामिक वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए। डायनामिक वेब पेज ऐसे होते हैं जहां पे कि कंटेंट चेंज होता रहता है, और स्टैटिक वेब पेज ऐसे होते हैं जहां पे कि कंटेंट जो है वो आपका फिक्स रहता है। मतलब कि एक बार जो कंटेंट आपने डाल दिया वो चेंज नहीं होगा जब तक कि आप उसको मैनुअली चेंज ना करें। जबकि डायनामिक वेब पेजेस में क्या होता है, कंटेंट चेंज होता रहता है। अभी जो है कुछ और कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ और कंटेंट डिस्प्ले होने लगेगा। तो इस तरीके से जो XML होता है इसका यूज होता है डायनामिक वेब पेज डेवलपमेंट में। और साथ साथ इसका मेन फोकस होता है डेटा को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने पे। अगले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो HTML जो है वो आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती है, जबकि जो XML होती है वो आपकी केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि चाहे आप कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉल में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो HTML होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है, लेकिन जो XML होती है वो आपकी केस सेंसिटिव होती है। वहां पे स्मॉल में लिखेंगे तो उसका मतलब अलग होगा और कैपिटल में लिखेंगे उसका मतलब अलग होगा। तो इस तरीके से जो आपको डिफरेंस लिख देना है XML और HTML में। बात करते हैं यहाँ पे चॉइस वाले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में चॉइस भी दे रखी है। तो यहाँ पे चॉइस में पहला क्वेश्चन बोला है डिफाइन द टर्म बैंडविड्थ विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क। मतलब कि जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है। और दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि जो HTTP होता है वो किस तरीके से HTTPS से जो है डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बात करें अगर हम बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ का मतलब होता है मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर ओवर अ ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब कि कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम है उसकी जो मैक्सिमम ट्रांसफर रेट होती है उसी को बोला जाता है बैंडविड्थ। मतलब कि एक टाइम में वो कितना मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिट कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई केबल है तो उसमें जो है कितनी स्पीड से जो है डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। 100 Mbps की स्पीड से हो सकता है, या 200 Mbps की स्पीड से हो सकता है, 500 Mbps की स्पीड से हो सकता है, या 1 Gbps की स्पीड से हो सकता है। तो जो भी उसकी मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट होगी वही कहलाएगी बैंडविड्थ। बात करते हैं HTTP और HTTPS की। तो देखिए जो HTTPS होता है ये क्या होता है, सिक्योर होता है, जबकि खाली जो HTTP होता है वो सिक्योर नहीं होता है। तो जो S है इसका मतलब सिक्योर से होता है। यहाँ पे जो एक सिक्योरिटी लेयर ऐड होती है जिससे कि जो डेटा होता है इंटरनेट पे वो इनक्रिप्ट होकर जो है ट्रांसमिट होता है। और जो HTTP है वो आपको सिक्योर ब्राउजिंग में हेल्प करता है। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरली ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या होता है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे इस तरीके से कोड दे रखा है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कोड दे रखा है इसमें जो है एक नंबर को एज एन आर्ग्यूमेंट जो है एक्सेप्ट कराया जा रहा है, और फिर जो है नंबर को रिवर्स करके रिटर्न कराया जा रहा है। तो आपको बोला गया है कि आपको जो है यहाँ पे पूरे कोड को जो है ऑब्जर्व करना है, और इस कोड में जो है कुछ एरर्स हैं
जिनको कि आपको रिमूव करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे बोला है कि जहाँ पे भी आप करेक्शन करेंगे उस करेक्शन को आपको अंडरलाइन करना है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे एरर कहाँ कहाँ है। देखिए जो है मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे कि जो है आपको पूरा का पूरा कोड यहाँ पे दिख सके। तो इस कोड की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे डिफाइन लिखा हुआ है। तो पहली मिस्टेक ये है, फंक्शन को डिफाइन करते टाइम आपको पूरा डिफाइन लिखना नहीं होता है, खाली आपको जो है डेफ कीवर्ड यूज करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेफ। इसके अलावा यहाँ पे कोई और मिस्टेक नहीं है। देन यहाँ पे रैप के नाम से वेरिएबल है, रैम के नाम से वेरिएबल, दोनों की वैल्यू जो है 0 है। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाइल लिखा हुआ है, और वाइल में देखिए प्रॉब्लम है, वाइल का जो W है वो कैसा हो रहा है, कैपिटल हो रहा है, जबकि वाइल का जो W होता है वो स्मॉल होता है। पूरा जो वाइल है वो आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे एरर है, तो ये एरर आपको करेक्ट करना पड़ेगा। जो W होगा वो कैसा हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखा है रैम इक्वल नम मॉडुलस 10। तो यहाँ पे भी देखिए एरर है, यहाँ पे डबल इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे जो है सिंगल इक्वल का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि नम की वैल्यू को 10 से डिवाइड करो और जो रैम वाला वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर कर दो। और यहाँ पे लगा रखा है डबल इक्वल का साइन, तो इससे तो कंपेयर होगा ना कि स्टोर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल इक्वल का साइन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में कोई एरर नहीं है, इस लाइन में भी कोई एरर नहीं है, और फिर यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, और साथ ही साथ जो फंक्शन की कॉलिंग है इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में ये एरर्स थे जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। करेक्शन मैंने लिखा हुआ है, डेफ में एरर था, वाइल में एरर था, और डबल इक्वल का साइन गलत था। इसके अलावा यहाँ पे देखिए रिटर्न को भी लिखा है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे रिटर्न का जो आर है वो कैपिटल होगा, तो इसीलिए यहाँ पे भी जो है मैंने करेक्शन दिखाया है। शायद जो है यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई है, आप जो है यहाँ पे रिटर्न का आर जो है वो कैपिटल मान के चलेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका स्मॉल में हो जाएगा, और फिर जो है आपका करेक्ट कोड हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, करेक्ट कोड करके लिख देते हैं, वो करेक्शन नहीं लिखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है उन्होंने करेक्शन करा है, उस चीज को अंडरलाइन नहीं करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है अंडरलाइन करने के लिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको जहां पे भी आप करेक्शन करेंगे वहां पे अंडरलाइन करना है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो है एग्जाम में अंडरलाइन ही करके आना है, अदरवाइज आपके नंबर कट सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में क्वेश्चन भी आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट अ फंक्शन काउंट नाउ इन पाइथन दैट टेक्स डिक्शनरी प्लेसेस। मतलब कि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है ये एक डिक्शनरी है, तो यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि आपको एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम रहेगा काउंट नाउ, और इसके अंदर प्लेसेस के नाम से क्या रहेगी, एक डिक्शनरी रहेगी एज एन आर्ग्यूमेंट। और फिर जो है आपको डिस्प्ले करने हैं नेम्स उन प्लेसेस के जिनके नेम जो है आपके लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर्स। और ये नेम कैसे करके प्रिंट करने हैं, अपर केस में करके प्रिंट करने हैं। यहाँ पे अपर केस दे रखा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बोला है कि मान लीजिए जो प्लेसेस के नाम से डिक्शनरी है वो इस तरीके से है, इसके अंदर जो प्लेसेस हैं वो इस तरीके से दे रखे हैं, दिल्ली, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दोहा। मतलब कि जो प्लेसेस हैं वो की वैल्यू के तौर पे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है डिक्शनरी। तो मान लीजिए ये डिक्शनरी है, तो आपका आउटपुट जो है इस तरीके से ये आना चाहिए, जहाँ पे अगर हम बात करें तो लंदन में जो है 5 कैरेक्टर से ज़्यादा है और न्यूयॉर्क में 5 कैरेक्टर से ज़्यादा है। तो यही 2 डिस्प्ले होने चाहिए, इसके अलावा कोई और डिस्प्ले ना हो। तो ये काम करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो चलिए बात करते हैं इसका आंसर की, जो आंसर है वो क्या रहेगा और किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये रहा इसका आंसर। तो आंसर में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डिक्शनरी दे रखी है वो आपको लिख लेना है। इस तरीके से डिक्शनरी आप बना लेंगे, और उसके बाद में जो आप फंक्शन लिखेंगे काउंट नाउ के नाम से, क्योंकि यहाँ पे बोला है जो फंक्शन का नेम रहेगा वो क्या रहेगा, काउंट नाउ रहेगा। और इसके अंदर आर्गुमेंट में डाल देंगे ये प्लेसेस वाली डिक्शनरी, क्योंकि वहाँ पे जो ये चीज़ बोली गई है कि जो प्लेसेस वाली डिक्शनरी है वो आपकी एज एन आर्गुमेंट रहेगी इस फंक्शन के अंदर। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे लगाया है फॉर लूप, और यहाँ पे लिखा है फॉर प्लेस इन प्लेसेस डॉट वैल्यूज। मतलब कि जो प्लेसेस वाली डिक्शनरी है इसमें हमने डॉट वैल्यूज फंक्शन को लगा दिया है। तो डॉट वैल्यूज लगाएंगे तो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू वाले पार्ट को कंसीडर करेगा। मतलब कि ये जो पार्ट है वैल्यूज वाले, इनको सिर्फ और सिर्फ कंसीडर यहाँ पे करेगा। अगर हम यहाँ पे डॉट वैल्यूज नहीं लगाएंगे तो क्या करता है, ये की वाले पार्ट को कंसीडर करता। मतलब कि जो प्लेसेस के नाम से हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, इसके पास में जो है सिर्फ और सिर्फ क्या जाती, की जाती। मतलब 1 जाता, 2 जाता, 3 जाता, 4 जाता, 5 जाता, इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ की जाती। लेकिन जब हमने डॉट वैल्यूज लगा दी है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वैल्यूज वाला पार्ट कंसीडर होगा। जो प्लेसेस वाला वेरिएबल है यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। पहले जो है दिल्ली जाएगा, फिर लंदन जाएगा, फिर पेरिस जाएगा, फिर न्यूयॉर्क जाएगा, फिर दुबई जाएगा। इस तरीके से प्लेसेस वाले वेरिएबल के पास में वैल्यूज जाएंगी। और यहाँ पे देखिए जो मैंने प्लेसेस लिखा है इसकी जगह पे आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। मतलब कि ए लिख दो, आई लिख दो, के लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक वेरिएबल है जिसके पास में जो है डिक्शनरी में से वैल्यूज आ रही हैं। और इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन लगाई है, मतलब कि इफ स्टेटमेंट को लगाया है, और यहाँ पे क्या
क्या करा है, जो प्लेस वाला वेरिएबल है इसको लेंथ फंक्शन के अंदर डाल दिया है। मतलब कि प्लेस वाले वेरिएबल के पास जो भी वैल्यू आ रही है, अगर उसकी लेंथ जो है 5 से ज्यादा है तो उस केस में क्या करो, उसको अपर केस में करके प्रिंट कर दो। यहाँ पर देखिए डॉट अपर लगा दिया है, तो डॉट अपर फंक्शन क्या करता है, ये अपर केस में कन्वर्ट करता है, जो भी स्ट्रिंग होती है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये आपका काम कर देगा और उसके बाद में जो है यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया है। अगर आप लोग चाहें तो कॉलिंग वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट लिख देंगे तब भी आपका ये सही माना जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कोशिश करना कि इस तरीके से ही करें जिससे कि एग्जामिनर को भी जो है कोई कंफ्यूजन ना हो आपकी कॉपी चेक करते टाइम। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो आपका ये प्रोग्राम बना है। अब बात करते हैं इसमें चॉइस वाले क्वेश्चन की, मतलब कि इस क्वेश्चन में चॉइस भी दे रखी है। तो यहाँ पे चॉइस वाले क्वेश्चन में बोला है राइट अ फंक्शन लैन वर्ड्स दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट। मतलब कि यहाँ पे जो है एक स्ट्रिंग आएगी एज एन आर्गुमेंट और फिर ये फंक्शन क्या करे, रिटर्न करे एक टपल को जिसमें कि कंटेन की हुई हो लेंथ ऑफ ईच वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब कि जो स्ट्रिंग यहाँ पे आई है उस स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड हैं उन सब की जो लेंथ है वो एक टपल में स्टोर हो जाए और उस टपल को जो आपको इस फंक्शन से रिटर्न करवा देना है। तो ये काम करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बोला भी गया है कि मान लीजिए जो स्ट्रिंग एंटर की जाती है, मतलब कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग आती है वो मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, कम लेट अस हैव सम फन। तो जो आपका फंक्शन रिटर्न करे टपल वो आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो कम है उसकी लेंथ 4 है तो 4 आ गया, लेट की जो लेंथ है वो 3 है तो 3 आ गया, अस की लेंथ 2 है तो 2 आ गया, इस तरीके से हैव की लेंथ 4 है, सम की लेंथ 4 है और फन की लेंथ जो है यहाँ पे 3 है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका टपल बन के आना चाहिए जब आप अपने प्रोग्राम को चलाएं, मतलब कि जब फंक्शन को कॉल करें तो इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए। तो ये काम करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की, तो किस तरीके से प्रोग्राम बनेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में देखिए क्या करा गया है, देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बस आप लोगों को जो है कंफ्यूज नहीं होना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हैं कि जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो बहुत पेशेंस के साथ में जो है आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है जिससे कि जो आप क्वेश्चन को समझ पाए। देखिए ज्यादातर बच्चे गलती ये करते हैं, क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं और फिर जो है उसको वो रॉन्गली अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको ये हैबिट डालनी है कि आप क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करें। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया तो फिर जो आप उस क्वेश्चन के आंसर को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमने प्रोग्राम लिखा है। तो देखिए फंक्शन का नेम जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि फंक्शन का नेम रहेगा लैन वर्ड्स, इस तरीके से लिख देना है और उसके अंदर जो है स्ट्रिंग को एज एन आर्गुमेंट डाल देना है। तो ये काम आपको कर देना है, जो भी फंक्शन का नेम क्वेश्चन में दे रखा होगा उसी नेम को आपको लिख देना है। और इतना काम जो है अगर आप सही से कर देते हैं तो आपका जो है आधा नंबर वहां पे पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो इस तरीके से जो आपको फंक्शन को डिफाइन कर देना है, मतलब कि फंक्शन का नेम लिख देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे टी के नाम से टपल बनाया है, क्योंकि वहां पे बोला गया था कि एक टपल में जो है सभी वर्ड्स की लेंथ को आपको रखना है। तो इसलिए यहाँ पे एक एम्प्टी टपल क्रिएट कर लिया है। फिर यहाँ पे एल के नाम से वेरिएबल है और इसमें लिखा है स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, मतलब कि जो स्ट्रिंग आए वो क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। तो स्ट्रिंग क्या थी, ये स्ट्रिंग थी जिसको कि स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर लिया है। और इस काम को अगर आप चाहें तो टॉप पे भी लिख सकते हैं, मतलब कि ये वाली चीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शन है उसको सही से डिफाइन करना है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में और यहाँ पे देखिए फंक्शन को कॉल करा है, मतलब कि जो फंक्शन है उसको कॉल करा है और इस स्ट्रिंग को पास कर दिया है। तो बेसिकली ये वाली जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे चली जाएगी। तो इस स्ट्रिंग को जो है यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है। जब स्प्लिट करा है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो एल वाला वेरिएबल है इसके पास में पूरी एक लिस्ट आएगी और लिस्ट में क्या आएगा, देखिए स्प्लिट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो स्प्लिट फंक्शन होता है ये करता क्या है, स्ट्रिंग की लिस्ट बना के जो है आपको रिटर्न करता है। तो एल वाले वेरिएबल के पास में कुछ इस तरीके से लिस्ट आएगी, यहाँ पे मैं लिस्ट लिख देता हूँ। एल इक्वल जो है वो आपका इस तरीके से रहेगा, जो आपका कम होगा ये स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपका आएगा लेट, फिर आएगा अस, देन आएगा हैव, फिर आएगा सम और फिर आएगा फन। कुछ इस तरीके से लिस्ट बनके जो है एल वाले वेरिएबल के पास में चली जाएगी। और ये लिस्ट क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे जो है स्प्लिट फंक्शन लगा दिया है। तो ये स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, जहां पे भी इसे स्ट्रिंग में स्पेस दिखेगा उससे क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। मतलब कि इस तरीके से लिस्ट के एलिमेंट फॉर्म कर देगा, जहां जहां पे भी स्पेस होगा स्ट्रिंग में एक एलिमेंट बना देगा। और अगर यहाँ पे लिस्ट के अंदर हम कोई कैरेक्टर दे देते तो ये जो है उस कैरेक्टर से स्प्लिट करता, लेकिन अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस से ही स्प्लिट करता है। तो इस तरीके से लिस्ट बनके एल वाले वेरिएबल के पास आ जाएगी। और फिर जो हमने क्या करा है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा है फॉर वर्ड इन एल, मतलब कि जो एल है, जो लिस्ट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं। तो एल का मतलब हो गया यहाँ पे लिस्ट से, और जो वर्ड हमने लिखा है ये क्या है, एक वेरिएबल है जिसके पास में क्या होगा, जो एल वाली लिस्ट है इसमें से एक एक वर्ड आपका जाएगा। मतलब कि पहले कम जाएगा, फिर लेट जाएगा, फिर अस जाएगा, फिर हैव जाएगा, फिर सम जाएगा, फिर फन जाएगा। इस तरीके से एक एक वर्ड जाएंगे और जो वर्ड यहाँ पे जा रहा है उस वर्ड की जो लेंथ है उसको हम लेंथ वाले वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो लेंथ होगी वो यहाँ लेंथ वाले वेरिएबल में
में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए लिखा है कि टपल वाले वेरिएबल में क्या करो, टपल में जो वैल्यू है उसमें प्लस कर दो लेंथ को, मतलब कि जो टी वाला टपल है उसमें जो है एक और टपल ऐड कर दो जिसके अंदर क्या है लेंथ है। यहाँ पे देखिए ये जो है क्या है, एक तरीके का टपल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमा लगा रखा है। तो कॉमा जब हम लगा देते हैं तो क्या होता है, सिंगल एलिमेंट वाला टपल आपका बन जाता है। तो बेसिकली ये टपल है जिसको कि इस वाले टपल में प्लस किया जा रहा है। तो जो भी लेंथ आएगी वो क्या होगी, यहाँ पे प्लस होती चली जाएगी। पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर जो है 3 आएगा। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है कहाँ चली जाएंगी, इस टी वाले वेरिएबल के पास, मतलब कि टपल में चली जाएंगी। और फिर जो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टपल को रिटर्न करा दिया है। मतलब कि क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका जो टपल है वो क्या करे, फंक्शन रिटर्न करे। तो इस तरीके से यहाँ पे रिटर्न हो गया है और कॉलिंग के बाद में जो रिजल्ट है वो डी के पास आ गया और उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से जो टपल होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट भी लिख के आ सकते हैं जिसमें कि आप रिटर्न स्टेटमेंट तक भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा, इसमें भी आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से कर देते हैं तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपको जो है सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आती हैं और आपने जो है क्वेश्चन को समझ के प्रॉपर तरीके से करा है। तो इससे थोड़ा सा इंप्रेशन बन जाएगा। बाकी जो है आप चाहें शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है तो एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत भी नहीं है। इतना काम भी आप लोग करके आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 भी क्लियर हो गया होगा। जो दोनों ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे दोनों ही आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो इस क्वेश्चन में जो है आपको बोला गया है इस कोड का आउटपुट लिखने के लिए। यहाँ पे जो है इस तरीके से कोड दे रखा है और आपको बोला गया है कि आपको इसका आउटपुट लिखना है कि आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है एस के नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर की एक स्ट्रिंग है जो कि है लॉस्ट। फिर यहाँ पे एल के नाम से लिस्ट है जिसके अंदर जो है इस तरीके से एलिमेंट हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद जो है डी के नाम से एक एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे बनी हुई है। देन नेक्स्ट लाइन में जो है लूप लग रहा है और इसमें बोला जा रहा है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस, मतलब कि जो एस की लेंथ है उसकी रेंज में जो है आपका ये लूप चले। तो एस की लेंथ क्या है, एस की लेंथ है 4, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, ये चलेगा आपका 4 टाइम, क्योंकि जो आई वाला वेरिएबल यहाँ पे दे रखा है इसकी जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0, 1, 2 एंड 3। ये वैल्यू जो है आई वाला वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहली बार में जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। फिर इसके बाद में यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो आई के पास वैल्यू आ रही है अगर उसको 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आए तो उस केस में क्या करो, यहाँ पे जो डी वाली डिक्शनरी है इसके अंदर क्या करो, की वैल्यू पेयर पास कर दो। और किस तरीके से की वैल्यू पेयर पास होगा, देखिए यहाँ पे बोला है एल डॉट पॉप। तो एल क्या है, एल है यहाँ पे लिस्ट, और इस पे जब पॉप मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। पॉप मेथड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप लिस्ट पे पॉप मेथड अप्लाई करते हैं तो सबसे लास्ट एलिमेंट को ये क्या करता है, डिलीट करता है। तो यहाँ से कौन सा पॉप होगा, 4 जो है पॉप हो जाएगा। तो 4 जब पॉप होगा तो यहाँ पे जो आ जाएगा 4, मतलब कि जो की हो जाएगी वो तो 4 हो जाएगी और उसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी, वैल्यू बोला है एस का आई इंडेक्स, और आई के पास वैल्यू क्या थी 0। तो इसका मतलब जो एस है इसका 0 इंडेक्स, और 0 इंडेक्स पे क्या है, देखिए यहाँ पे एल है। तो एस वाली जो डिक्शनरी है इसमें की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा, जहां पे कि 4 कॉलन हो जाएगा आपका एल। इस तरीके से जो है वैल्यू चली जाएगी। क्यों चली जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन ट्रू हो गई है, 0 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो कोड है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डिक्शनरी में देखिए क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिक्शनरी को। डी वाली जो डिक्शनरी है इसमें आपका पहला की वैल्यू पेयर आ जाएगा इस तरीके से 4 कॉलन एल, और एल आएगा आपका स्ट्रिंग टाइप का क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से जो ये पहला की वैल्यू पेयर इस डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगा। इसके बाद में ये लूप जो है वो आपका दोबारा चलेगा। इसके बाद में लूप दोबारा चलेगा और दोबारा जब चलेगा तो आई के पास में वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये वाला कोड जो है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में भी सेम चीज बोली गई है कि क्या करो, एल डॉट पॉप करो, मतलब कि जो की है वो एल डॉट पॉप रहेगी। जो एल वाली लिस्ट है इसमें से पॉप करो वैल्यू, तो 4 तो पहले ही पॉप हो चुका है, अब होगा आपका 33 पॉप। तो यहाँ पे जो की बनेगी वो बनेगी 33। इस तरीके से की हो जाएगी 33। और वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है कि आई के पास जो वैल्यू है उसमें प्लस कर दो 3, तो इसको वैल्यू बना दो। तो आई के पास वैल्यू आई है 1 और 1 में प्लस करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके से 33 कॉलन 4 जो है की ऐड हो जाएगी, मतलब कि दूसरा की वैल्यू पेयर आएगा 33 कॉलन 4। इस तरीके से दूसरा की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा डिक्शनरी में।
अब जो है लूप आपका थर्ड टाइम चलेगा। जब थर्ड टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, और जब 2 होगी तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसलिए ये वाला जो कोड है एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे एल डॉट पॉप होगा और इस बार में कौन सी वैल्यू पॉप होगी, ये 21 पॉप होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो पहले ही पॉप हो चुकी है। तो 21 पॉप होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो की बनेगी वो आपकी 21 बन जाएगी, और उसके बाद कॉलन लगेंगे। और वैल्यू की अगर हम बात करें तो वैल्यू में क्या आ जाएगा, एस का आई इंडेक्स, और एस के आई इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये बात कर रहा है सेकंड इंडेक्स की, मतलब कि ये बात कर रहा है एस की। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी एस, और ये एस आएगा आपका डबल कोड या फिर सिंगल कोड में, स्ट्रिंग की फॉर्म में ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये की वैल्यू पेयर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद में जो है लूप आपका अगेन चलेगा, और इस बार वैल्यू आएगी आई वाले वेरिएबल के पास में 3। जब 3 आएगी तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, ये वाला आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और एल्स में फिर से पॉप होगा, तो इस बार पॉप होगा 10। तो इसका मतलब ये होगा कि 10 जो है वो क्या हो जाएगी, की हो जाएगी। और इसके बाद में जो है वैल्यू बोला है आई प्लस 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 जो है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में जो लूप है वो आपका एंड हो जाएगा। तो आपकी जो डिक्शनरी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से डिक्शनरी फॉर्म हो जाएगी। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने माउस से लिखा है, तो आप लोग इसको समझ लेना। तो इस तरीके से डिक्शनरी यहाँ पे बन चुकी है। अब देखिए इसके बाद में जो है यहाँ पे लूप लगाया है, और लूप में बोला है यहाँ पे फॉर के कॉमा बी, और इसके बाद में बोला है इन डी डॉट आइटम्स, मतलब कि जो डिक्शनरी यहाँ पे फॉर्म हुई है इसके आइटम्स को जो आप कंसीडर करो, मतलब कि पूरे पार्ट को यहाँ पे कंसीडर करो, की वैल्यू पेयर वाले पार्ट को पूरा पार्ट जो है कंसीडर होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, जो की होगी वो तो आ जाएगी आपके के वाले वेरिएबल में, और जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपके वी वाले वेरिएबल में। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 4 चला जाएगा के में, एल चला जाएगा वी में, और इसके बाद में देखिए दोनों को प्रिंट कर दिया है। तो आउटपुट में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहले आएगा आपका 4, फिर इसके बाद में आएगा स्टार। और स्टार क्यों आएगा, ये इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है सेप आर्ग्यूमेंट लगा दिया है, बोला है कि जो वैल्यू सेपरेट हो वो किससे हो, स्टार से सेपरेट हो, तो इसलिए यहाँ पे स्टार आएगा वैल्यूज के बीच में। इसके बाद में बी की वैल्यू आएगी जो कि है एल, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ एल। देन इसके बाद वैल्यू आएंगी 33 स्टार 4, फिर आएगा आपका 21 स्टार एस, और फिर आएगा 10 स्टार 6। इस तरीके से जो है आपका आउटपुट आ जाएगा। ये जो की वैल्यू पेयर हैं वो आपकी इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ पे जो की वैल्यू पेयर थी वही आपकी आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे डॉट आइटम्स लगा दिया है। तो की वैल्यू पेयर जो है पूरा जाएगा, की वाला पार्ट के में जाएगा और वैल्यू वाला पार्ट जो है वो बी में जाएगा, और फिर जो है इनको प्रिंट कर दिया और बीच में लगा दिया इनके स्टार, मतलब कि सेपरेटर यहाँ पे कर दिया स्टार। तो इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको आउटपुट दिखा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आउटपुट किस तरीके से आया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 23। तो इस क्वेश्चन में बोला है राइट अ पाइथन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन स्लैश मेथड्स ओनली। मतलब कि यहाँ पे जो है आपको कुछ काम करने के लिए बोला गया है, जिसको कि आपको जो है बिल्ट इन फंक्शन या फिर बिल्ट इन मेथड को यूज करके करना है। तो चलिए बात करते हैं। पहले हम बोला है टू इंसर्ट एन एलिमेंट 200 एट थर्ड पोजीशन इन लिस्ट एल, मतलब कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है कि यहाँ पे कौन से मेथड का यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। और दूसरे में बोला है टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग नेम मैसेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप स्लैश पीरियड और नॉट, मतलब कि कोई स्ट्रिंग जो है फुल स्टॉप से एंड हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज को चेक करने के लिए आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो चलिए दोनों के आंसर को डिस्कस करते हैं। पहले वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लगा देंगे इंसर्ट मेथड। इस तरीके से आप लिख देंगे L1 डॉट इंसर्ट 2,200, मतलब कि थर्ड पोजीशन पर डालने के लिए बोला है। तो थर्ड का मतलब हुआ सेकंड इंडेक्स, तो सेकंड इंडेक्स यहाँ पे लिख दिया और वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कि क्या डालना है, 200 डालना है। तो 200 इस तरीके से लिख दिया है, और ये काम होता है इंसर्ट मेथड की हेल्प से। और कौन सी लिस्ट में करना है ये काम, L1 वाली लिस्ट में करना है। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना है। इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू हो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पर डालनी है तो वो आप इंसर्ट मेथड की हेल्प से ही डालेंगे। बात करें दूसरे वाले की, तो यहाँ पे यूज होगा एंड्स विद मेथड। एंड्स विद और स्टार्ट विद दोनों ही मेथड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ स्ट्रिंग वाले चैप्टर में, कि अगर आपको जो है किसी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग चेक करनी होती है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप लगाते हैं स्टार्ट विद। और अगर आपको एंड चेक करना होता है तो आप लगाते हैं एंड्स विद। तो यहाँ पे एंड को ही चेक करने के लिए बोला गया था कि आपका जो है फुल स्टॉप से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप का साइन हमने लगा दिया है। और किस स्ट्रिंग को चेक करना था, एक स्ट्रिंग को चेक करना था जिसका नाम था मैसेज, तो यहाँ पे लिख दिया है मैसेज डॉट एंड्स विद। इस तरीके से आप काम कर देंगे। अगर यहाँ बोला जाता है स्टार्टिंग को चेक करने के लिए तो आप लगा देते स्टार्ट्स विद। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे चॉइस भी दे रखी है। चॉइस वाले क्वेश्चन में बोला है कि एक लिस्ट है स्टूडेंट एज के नाम से, जिसमें कि एक क्लास के स्टूडेंट की जो एज है वो स्टोर की हुई है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है पाइथन की कमांड लिखनी है जो कि इंपोर्ट करेगी रिक्वायर्ड मॉड्यूल को और उसके फंक्शन को, जिससे कि आप डिस्प्ले कर सकें मोस्ट कॉमन एज को। जो लिस्ट में सबसे ज्यादा कॉमन एज है
उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको बताना है कि कौन सा मॉड्यूल यूज होगा और उसका कौन सा फंक्शन जो है ये काम करेगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसके आंसर की। तो देखिए इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट करेंगे आप स्टैटिक्स मॉड्यूल को, और इसके अंदर होता है मोड फंक्शन। तो मोड का काम क्या होता है, जो भी कॉमन वैल्यूज होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है उस वैल्यू को निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं मोड फंक्शन को। और ये जो स्टैटिक मॉड्यूल है ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। इसके जो 3 मेन फंक्शन होते हैं जो कि है मीन, मोड, मीडियन, तीनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, जिसमें कि मैंने तीनों ही फंक्शन के वर्क समझाए हैं कि इनका वर्क क्या होता है और किस तरीके से जो है इनको पाइथन प्रोग्राम में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से मोड फंक्शन के अंदर आप डाल देंगे स्टूडेंट एज वाली लिस्ट, तो जो मोस्ट कॉमन एज होगी वो आपकी निकल के आ जाएगी। मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है मिस शालिनी जो है उसने क्या करा है, क्रिएट करी है टेबल जिसका नेम है एम्प्लॉय, और इस टेबल में जो कॉलम्स हैं वो है ई नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ये 3 कॉलम जो है एम्प्लॉय वाले टेबल में है। इसके बाद बोला जा रहा है कि टेबल क्रिएट करने के बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो जो है टेबल में प्राइमरी की वाले कॉलम को ऐड करना भूल गई है। मतलब जिस कॉलम पे उसे प्राइमरी की ऐड करनी थी वो कॉलम ही उसने ऐड नहीं करा है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, एक एसक्यूएल कमांड जो है लिखनी है जिसकी हेल्प से वो जो है ऐड कर सकती है प्राइमरी की कॉलम को, और कॉलम का नाम रहेगा EMP-ID और इसका डेटा टाइप जो है वो इंटीजर रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे चीज बोली गई है कि आपको एक प्राइमरी की कॉलम जो है वहां पे ऐड करना है जिसका नेम है EMP-ID और डेटा टाइप है इंटीजर। तो इस काम को करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड लिखने के लिए बोला गया है, और इसके बाद में नीचे बोला गया है कि ये काम करने के बाद में जो है आपको एक रिकॉर्ड भी जो है टेबल में ऐड करना है, जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी ये रहेगी, ई नेम आपका ये रहेगा, डिपार्टमेंट ये रहेगा और सैलरी जो है ये रहेगी। तो इस तरीके से आपको वहां पे एक रिकॉर्ड ऐड भी करना है। तो इस काम को करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी की वाला कॉलम किस तरीके से ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी की वाले कॉलम को ऐड करने के लिए यहाँ पे कमांड लिखना मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं जो है आपको यहीं पे बता देता हूँ कि कमांड क्या रहेगी। आप लिखेंगे अल्टर टेबल, क्योंकि जो हमें टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है। तो यहाँ पे अल्टर टेबल लिखेंगे, फिर टेबल का नाम लिखेंगे, टेबल का नाम है एम्प्लॉय। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड, क्योंकि हमें ऐड करना है कॉलम को, तो यहाँ पे ऐड लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या है EMP-ID, EMP-ID, और फिर हम लिखेंगे इंटीजर, देन हम इसके आगे लिखेंगे प्राइमरी की। तो इस तरीके से जो आपको कमांड लिखनी है प्राइमरी की वाले कॉलम को ऐड करने के लिए। और यहाँ पे देखिए EMP-ID है, जो आई है वो कैपिटल में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आई है कैपिटल में दे रखा है। जैसा आपको बोला गया है वैसा ही आपको लिखना है। तो इस तरीके से कमांड लिखेंगे तो आपका जो न्यू कॉलम होगा वो ऐड हो जाएगा प्राइमरी की वाला। तो मुझे लग रहा है आप लोग को कमांड समझ में आगे होगी। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, आपको जो है लास्ट में सेमीकोलन भी यहाँ पे लगाना होगा। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आपके नंबर कट जाए, तो इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है। अब बात करते हैं इस रिकॉर्ड को ऐड करने की, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ये रिकॉर्ड भी ऐड करना है प्राइमरी की वाले कॉलम को ऐड करने के बाद। तो किस तरीके से ऐड होगा, देखिए यहाँ पे जो है मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। इस तरीके से आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, मतलब कि कौन सी टेबल में डालना है। पहले हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू और फिर लिखते हैं टेबल का नाम जिसमें कि हमें डेटा डालना है। फिर हम लिखते हैं वैल्यूज, फिर यहाँ पे पहली वाली जो वैल्यू है वो पहले कॉलम में जाएगी, दूसरी वाली दूसरे में जाएगी, तीसरी वाली तीसरे में जाएगी और चौथी वाली चौथे में जाएगी। इस तरीके से कॉलम्स में जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, पहला कॉलम है ई नेम से, दूसरा है डिपार्टमेंट का और तीसरा है सैलरी और चौथा हमने ऐड करा था EMP-ID। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे डेटा ऐड हो जाएगा, मतलब कि एक रो जो है ऐड हो जाएगी। या फिर अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट इनटू लिखेंगे, एम्प्लॉय लिखेंगे और फिर जो यहाँ पे कॉलम्स के नेम लिख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलम में डेटा पहले डालना है, कौन से में बाद में डालना है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो इसी ऑर्डर में फिर आप डेटा दे सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज लिख के देखिए, यहाँ पे जो है इस बार EMPLOYE-ID सबसे पहली बार दी है, क्योंकि यहाँ पे पहला कॉलम है EMPLOYE-ID। तो इस तरीके से जो है ऑर्डर चेंज करके भी आप लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका आंसर रहेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में चॉइस भी थी, तो चॉइस वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है जैक इज वर्किंग इन डेटाबेस स्पोर्ट, मतलब कि स्पोर्ट्स के नाम से एक डेटाबेस है जिसमें कि वो वर्क कर रहा है, और इस डेटाबेस में जो है उसने एक टेबल क्रिएट करी है जिसका नेम है स्पोर्ट्स। और ये टेबल है, इसके अंदर कॉलम्स हैं स्पोर्ट ID के नाम से, स्पोर्ट नेम के नाम से, नंबर ऑफ प्लेयर्स के नाम से और कैटेगरी के नाम से। इस तरीके से कॉलम्स दे रखे हैं इस वाली टेबल में। अब टेबल क्रिएट करने के बाद में जो है उसे रियलाइज होता है कि कैटेगरी वाला जो कॉलम है टेबल में वो डिलीट होना है, और उसे जो है उसकी जगह पे एक न्यू कॉलम को ऐड करना है जिसका नेम है टाइप स्पोर्ट और इसका डेटा टाइप रहेगा स्ट्रिंग। तो इस तरीके से ये जो कॉलम है वो वहां पे ऐड होना है। और साथ साथ यहाँ पे बोला है कि जो कॉलम ऐड होगा टाइप स्पोर्ट के नाम से ये ब्लैंक नहीं रह सकता।
तो इस तरीके से इस काम को करने के लिए यहाँ पे कमांड लिखने के लिए आपको बोला गया है। तो चलिए बात करते हैं। बात करेंगे हम डिलीट करने की, तो डिलीट करने के लिए आप लिखेंगे अल्टर टेबल और फिर टेबल का नाम देंगे और फिर आप लिखेंगे ड्रॉप और उसके बाद में आप कॉलम का नेम देंगे जिसको कि आप डिलीट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप लिख देंगे ये कमांड। तो इससे क्या होगा, जो कॉलम होगा कैटेगरी वाला वो डिलीट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें ऐड करने की, तो ऐड करने के लिए आप लिखेंगे कमांड इस तरीके से अल्टर टेबल। कौन सी टेबल को अल्टर करना है, हमें करना है स्पॉट वाली टेबल को। और इसमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है एक न्यू कॉलम। तो हम लिखेंगे ऐड, फिर कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप देंगे कैर, क्योंकि स्ट्रिंग की जगह एसक्यूएल में यूज होता है कैर और वेर कैर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कैर और इसके बाद में लिखेंगे नॉट नल, क्योंकि वहां पे बोला गया था कि जो कॉलम है वो आपका ब्लैंक नहीं छूटेगा। तो इस तरीके से ये कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे जो कि है नॉट नल। इसके अप्लाई होने से क्या होगा, ये जो कॉलम होगा वो आपका ब्लैंक नहीं छूटेगा। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे जो कोड है इसका जो है आपको आउटपुट लिखना है। इस तरीके से यहाँ प्रोग्राम दे रखा है और इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे जो आंसर है वो थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको समझाऊं कि जो आंसर आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, जैसे कि नेक्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सोचने की जरूरत ना पड़े और आप समझ जाएं कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर को किस तरीके से। देखिए आंसर कैलकुलेट होगा। यहाँ पे एक फंक्शन है चेंजर के नाम से और इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर है, पहला है पी के नाम से और दूसरा है क्यू के नाम से। पहला वाला जो पैरामीटर है ये है आपका पोजिशनल पैरामीटर और दूसरा वाला है डिफॉल्ट पैरामीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो एक जो पोजिशनल आर्गुमेंट है इसकी तो वैल्यू देना आपको मस्ट है और इसकी वैल्यू आपकी ऑप्शनल है। अगर आप इसकी वैल्यू नहीं देंगे तो फंक्शन जो है इसकी यही वाली वैल्यू यूज कर लेगा और अगर आप दे देते हैं तो वो न्यू वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन पी वाली की वैल्यू जो है आपको कॉलिंग के टाइम देनी ही पड़ेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आंसर किस तरीके से आ रहा है। तो देखिए फंक्शन की जो बॉडी है वो आपकी यहाँ तक है। अब जो ए लिखा हुआ है और जो बी लिखा हुआ है ये फंक्शन की बॉडी के बाहर है। तो ए इक्वल है 200 और बी इक्वल है 20 और इसके बाद में देखिए यहाँ पे ए इक्वल करके चेंजर वाले फंक्शन को कॉल किया गया है और कॉल करने के बाद में दो आर्गुमेंट पास करें, पहला करा है ए और दूसरा करा है बी। इस तरीके से दो आर्गुमेंट पास करा है। तो ए की वैल्यू है 200 और बी की वैल्यू है 20। तो जो ए वाली वैल्यू है वो चली जाएगी आपकी पी के पास में और जो बी वाली वैल्यू है वो चली जाएगी क्यू के पास में। मतलब कि पी वाला जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हो जाएगी 200, यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ, और जो आपका क्यू वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। इसके बाद में फंक्शन के अंदर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है p इक्वल पी डिवाइड बाय क्यू। मतलब कि जो p की वैल्यू है इसको डिवाइड करो q की वैल्यू से और जो नई वैल्यू बने उसको p के अंदर स्टोर कर दो। तो यहाँ पे देखिए 200 को अगर हम डिवाइड करते हैं 20 से तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 10 भी कैसा आएगा पॉइंट में, मतलब कि 10.0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डिवीजन का साइन लगा है और डिवीजन के साइन में क्या होता है फ्लोट में वैल्यू आती है। तो 10.0 जो है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, पी के अंदर चली जाएगी। मतलब कि पी की न्यू वैल्यू बन जाएगी अब आपकी 10। इस तरीके से जो है 10.0 जो है आपका आ जाएगा पी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोला है क्यू इक्वल पी मॉडुलस क्यू। मतलब कि जो पी की वैल्यू है उसको डिवाइड करो क्यू की वैल्यू से और जो न्यू वैल्यू बने उसको स्टोर कर दो क्यू के अंदर। अब देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है एक तरीके से टाइम वेस्ट करने के लिए लिखी हुई है, इसका कोई भी यूज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो रिटर्न क्या कर रहा है, पी की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। और मैंने आपको फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि कैलकुलेशन क्या हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न की गई है तो आपका फंक्शन जो है वही आउटपुट देगा, मतलब कि उसी वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो सिंपली जो फंक्शन होगा वो पी की वैल्यू को रिटर्न करेगा जो कि है आपकी 10.0 और इस वाले स्टेटमेंट का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं हो रहा है, खाली ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे जो ए वाला वेरिएबल है इसके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके पास वैल्यू आ जाएगी 10.0। इस तरीके से जो वैल्यू है वो ए के पास आ जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा गया है a, b। तो a की वैल्यू कितनी हो गई है, 10.0 हो गई है, तो 10.0 आ जाएगी। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 20 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ से b की वैल्यू कोई भी चेंज नहीं हुई है, फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो b की वैल्यू 20 रहेगी। और देखिए इन दोनों के बीच में आएगा डॉलर का साइन, क्योंकि यहाँ पे सेप आर्ग्यूमेंट लगा दिया है। तो इस तरीके से जहाँ पे कॉमा लगाया, मतलब कि a, b लिखा है तो कॉमा की जगह पे क्या आएगा, डॉलर आएगा, वरना क्या होता है स्पेस आता, लेकिन यहाँ पे जो है लगा दिया है डॉलर का साइन, तो यहाँ पे डॉलर आ जाएगा इस तरीके से और उसके बाद में जो है 20 आ जाएगा। ये आउटपुट जो है आपको देखने को मिलेगा इस वाली लाइन से, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब बात करते हैं आगे की, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन को दोबारा से कॉल किया गया है, तो इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। मुझे लग रहा है आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि जो आउटपुट है वो किस तरीके से आ रहा है, तो इस तरीके से मैंने हटा दिया है। अब अगर हम बात करें दोबारा से फंक्शन को कॉल किया गया तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है बी इक्वल चेंजर b, मतलब कि b के नाम से ही वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर b वाली वैल्यू डाल दिया और b की वैल्यू क्या है 20, तो 20 b के अंदर चला जाएगा और ये 20 कहाँ पास होगा, p के पास हो जाएगा। और दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे दिया नहीं है, तो दूसरा जो आर्गुमेंट यहाँ पे दे रखा है फंक्शन की डेफिनेशन में, इसकी वैल्यू 10 ही रहेगी, इसकी वैल्यू नीचे से नहीं आई है। तो बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ,
जो p वेरिएबल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 20 और जो q वेरिएबल है इसकी वैल्यू रहेगी आपकी 10। इस तरीके से जो है आपकी वैल्यू हो जाएंगी। अब इसके बाद में बोला है यहाँ पे p इक्वल p डिवाइड बाय q, तो p की वैल्यू कितनी है 20 और q की वैल्यू है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे 20 को तो ये हो जाएगा आपका 2.0। इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी और ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी आपकी p वाले वेरिएबल में, मतलब कि p वाले वेरिएबल की न्यू वैल्यू हो चुकी है 2.0। और इसके बाद में इस वाले स्टेटमेंट को हम इग्नोर मारेंगे क्योंकि इसका कोई भी काम नहीं है। सीधे यहाँ पे देखिए रिटर्न क्या हो रहा है, p की वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो सिंपली 2.0 होगा वो कहाँ आ जाएगा, इस b वाले वेरिएबल के पास आएगा, क्योंकि जो फंक्शन है वो रिटर्न क्या करेगा 2.0 रिटर्न करेगा और b वाले वेरिएबल को दे देगा, तो b वाले वेरिएबल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2.0। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे प्रिंट करा गया है a को, तो a की वैल्यू थी 10.0, ये 10.0 ही आ जाएगी। इसके बाद में लिखी हुई है b की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे देखिए लगाया गया है सैप आर्ग्यूमेंट, तो सैप आर्ग्यूमेंट से क्या होगा, डॉलर का साइन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो है कॉमा लगा हुआ है तो डॉलर का साइन आएगा। उसके बाद में b की वैल्यू आएगी जो कि है 2.0, ये वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे एंड लगाया है, मतलब जो प्रिंट फंक्शन चलेगा तो कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाता है प्रिंट फंक्शन में, लेकिन यहाँ पे कर्सर को भी रोका गया है, मतलब कि जो बैकवर्ड स्लैश एन होता है बाय डिफॉल्ट आपका एंड आर्ग्यूमेंट, उसको भी यहाँ चेंज कर दिया। यहाँ पे बोला है कि आपका जब फंक्शन रन हो तो उसके बाद में एंड आर्ग्यूमेंट में क्या आ जाए, 3 हैश के साइन आ जाए, तो यहाँ पे जो है आपको 3 हैश के साइन देखने को मिलेंगे। इस तरीके से 3 हैश के साइन जो है प्रिंट हो जाएंगे, तो जो आउटपुट आएगा वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। मैं आपको देखिए नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आउटपुट आ रहा है, तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से आउटपुट आया है। देखिए फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना होगा, तभी जो है इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर फंक्शन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप गलती कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को फंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जो है फंक्शन वाली वीडियोस को देख लेना, वहाँ पे जो है मैंने फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखे हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका ये बी सेक्शन कंप्लीट हो गया है, मतलब जो सैंपल पेपर है इसका बी सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे सी सेक्शन को, तो सी सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियो को जो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे सी सेक्शन के क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।